हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है बेलेनोग्लॉसस। यह सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा का एनिमल है। इसको मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट से लिया है। आज हम स्टडी करेंगे इस एनिमल के बारे में। सबसे पहले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेलेनोग्लॉसस। ये फाइलम कॉर्डेटा का एनिमल है और इसलिए रखा गया है इसे क्योंकि कॉर्डेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जानी चाहिए। तो इसमें भी इस एनिमल में ये स्थिति पाई जाती है, जिसके कारण इसको कॉर्डेटा में रखा गया है। और यह सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा जो है बीच की कड़ी है, कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है, जिसमें स्मॉल सॉफ्ट बॉडीज़ होती है, मेराइन एनिमल होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और नोटोकॉर्ड कंटेंट टू हेड रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दोनों लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। क्लास इसकी एंटेरोप्यूनेस्टा है। सॉलिटरी फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एकल पाए जाते हैं। सॉलिटरी मीन्स एकल। इनकी एलिमेंट्री कैनाल सीधी होती है माउथ टू एनस, और माउथ और एनस जो है अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। और न्यूमरस गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे गिल स्लिट इसमें पाए जाते हैं। इसका जीनस है बेलेनोग्लॉसस और कॉमन रूप से इसको कहा जाता है एक्रोन वर्म। इसका एक और नाम है एक्रोन वर्म और दूसरा नाम है टंग वर्म, क्योंकि बेलेनोग्लॉसस जिसका अर्थ होता है एक्रोन या ओक का फल, जिसकी रचना बेलेनोग्लॉसस के प्रोबोसिस से मिलती जुलती है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस समय समझ आएगा। इसके नाम के दूसरे भाग ग्लासस की जो उत्पत्ति है वो टंग शब्द से हुई, जिसे ग्रीस भाषा में ग्लोसा कहते हैं। इसलिए इसको एक्रोन वर्म और टंग वर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर लेते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बेलेनोग्लॉसस का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो वर्म लाइक मेराइन एनिमल, वर्म के समान समुद्री जंतु होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। तो 3 भागों में इसका शरीर बटा हुआ है, जिसमें कि बॉडी सिलिंड्रिकल है, एंटीरियर साइड पर प्रोबोसिस है, कॉलर है और लॉन्ग ट्रंक होता है, धड़ भाग जो है बड़ा होता है। बाइलेटरली सिमिट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। सिमिट्री जो है दोनों लेटरल साइड पर बराबर होती है, बाइलेटरली सिमिट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी वॉल जो है 3 क्लियर लेयर की बनी होती है, 3 बिल्कुल क्लियर लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सिलोमेट माने ट्रू सिलोम पाया जाता है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, जो कि पैराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से घिरी होती है, पूरी की पूरी वह कैविटी, उसको कहा जाता है ट्रू सिलोम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड्स होते हैं, दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। और यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो है बेलेनोग्लॉसस। इस एनिमल की हमको स्टडी करना है।
सबसे पहले लेते हैं बेलोनोग्लासस का हैबिट एंड हैबिटेट। यह जो एनिमल है मेराइन है और पूरे संसार में पाया जाता है। इसकी लगभग 20 जातियां पाई जाती है। और बेलोनोग्लासस जो कि एक बिल बनाकर रहने वाला एनिमल है, और जब ये बिल बनाता है तो यू शेप का बिल बनाता है, ऐसा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यू शेप एक बिल बनाता है जिसकी 2 ओपनिंग पाई जाती है, एक एंटीरियर ओपनिंग और दूसरी पोस्टीरियर ओपनिंग। ये उसकी एंटीरियर ओपनिंग है और ये इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग है। और इसके अलावा द वॉल ऑफ बरो लाइंड विथ म्यूकस सिक्रेटेड बाय एनिमल। और ये जो बॉल है, बरोई की जो बॉल है, बिल की जो दीवार है, वो म्यूकस से सिक्रेटेड किया हुआ होता है, एनिमल द्वारा खुद निकाली हुई होती है, ताकि उसके शरीर में घर्षण पैदा ना हो और वो आराम से बिल में रह सके। इसके अलावा इसका जो पोस्टीरियर एंड है, जो एनस कहलाता है, वहाँ पर कॉइल्ड फीकल मटेरियल पाया जाता है जो कि कॉर्क स्क्रू के समान होता है। यहाँ पर ऐसे ये एनस है और यहाँ पर ऐसे गोल फीकल मटेरियल पाया जाता है, ऐसे कॉर्क स्क्रू के समान। किस तरफ? पोस्टीरियर एंड तक। और ये बेलोनोग्लासस है वो सीलिया की मदद से, ये सीलिया की मदद से, चूँकि म्यूकस सिक्रेटेड रहता है यहाँ पर इसके बिल के अंदर, पूरे बिल में ये म्यूकस सिक्रीट करके रखता है, तो इसकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है, घर्षण के कारण ख़राब नहीं होती और इसको कोई चोट नहीं पहुँचती। और बिल के अंदर ये सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता है और म्यूकस के कारण इसका जो बिल है वो चिकना होता है और मजबूत बना रहता है। क्योंकि ये अपना बिल रेत में बनाता है, इसलिए ये रेत म्यूकस के कारण कड़ी हो जाती है और रेत को गिरने से बचाता है। यह जो जंतु है थोड़ा सुस्त होता है और बाहरी उद्दीपनों पर इसका कम प्रभाव पड़ता है, बाहर के जो सेंसेस हैं उस पर इसका कम प्रभाव पड़ता है। और प्रोबॉसिस जो इसके शरीर का पहला भाग होता है, फ्रंट एरिया होता है, वो काफ़ी सक्रिय होता है। यह रेत में मिले कार्बनिक पदार्थ को अपना भोजन बनाता है और मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये इसकी हैबिट एंड हैबिटेट था। अब लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य रूप से ये कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले लेते हैं इसकी जो लेंथ है, लंबाई है या इसकी चौड़ाई है। पहला जो करेक्टर यहाँ पे दिखा रहा है, इट मेजर 10 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज। जाति के अनुसार इसकी जो लंबाई जो नापी गई है उसमें कुछ जो है 10 सेंटीमीटर और कुछ 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं। इसका शरीर का रंग हल्के भूरे रंग का चमकीला होता है जिस पर नारंगी या लाल रंग की चित्तियाँ पाई जाती है। यह वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है और बाह्य कंकाल एवं इसमें एक्सटर्नल अपेंडेजेस का कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन और एक्सटर्नल अपेंडेजेस इसमें नहीं पाए जाते। और वर्म लाइक बॉडी के कारण इसमें डिवीज़न अगर देखते हैं तो 3 रीजन पाए जाते हैं, एंटीरियर प्रोबॉसिस, मिडिल कॉलर और पोस्टीरियर ट्रंक। इसके शरीर के 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रोबॉसिस या प्रोटोसोम भी इसको कहा जाता है। दूसरा है मीजोसोम जो कि कॉलर का भाग है, और तीसरा जो है मेटासोम
जो कि ट्रंक का भाग है। देखिए ये है प्रोबॉसिस, दूसरा ये है कॉलर, और तीसरा भाग जो है ये वाला पीछे वाला जो भाग है ये ट्रंक का भाग कहलाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं जो प्रोबॉसिस एरिया। यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अगला भाग है जो कि कोन के आकार का है। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इंटीरियर पार्ट है, कोनिकल शेप है, और इसमें प्रोबॉसिस सीलोम पाए जाते हैं। इसमें प्रोबॉसिस सीलोम पाए जाते हैं। इसके बीच में आधार में प्रोबॉसिस पोर भी पाया जाता है। इसी से प्रोबॉसिस सीलोम बाहर खुलता है। पीछे की ओर प्रोबॉसिस का भाग सकरा होकर प्रोबॉसिस स्टाक बनाता है, जिसके द्वारा यह कॉलर के अगले भाग से जुड़ता है। यहीं पे कॉलर भी है जिससे ये प्रोबॉसिस आकर अटैच होता है। कॉलर के आगे प्रोबॉसिस एक जीवा के समान रचना बनाता है। इसी कारण इसको टंग वर्म कहते हैं। और प्रोबॉसिस जो है बिल बनाने में मदद करता है, क्योंकि द प्रोबॉसिस इज़ ए मस्कुलर पार्ट, इट इज़ यूज फॉर बरोइंग। यह बिल बनाने में मदद करता है और ये कॉलर में एक क्रॉन टाइप की रचना बनाता है, इसलिए इसे टंग वर्म और एक क्रॉन वर्म कहा जाता है। ये होता है इसका प्रोबॉसिस। इसके बाद लेते हैं इसका कॉलर रीजन। कॉलर में क्या दिखाई देता है? यह प्रोबॉसिस के पीछे जंतु शरीर के बीच का भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है। द कॉलर इज ए मिडिल पार्ट, इट्स कंटेन ए पेयर ऑफ कैविटी कॉल्ड कॉलर सीलोम। कॉलर में एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है कॉलर सीलोम, और व्हेन ओपन आउटसाइड बाय ए पेयर ऑफ कॉलर पोर्स, और ये जो कॉलर सीलोम है ये कॉलर पोर से ओपन होती है। और जो कॉलर होता है काफ़ी मस्कुलर होता है, मसल्स वाला होता है, और ये भी बरोइंग में मदद करता है, बिल बनाने में मदद करता है। और यहाँ पर वेंट्रल साइड पर कॉलर में ही माउथ पाया जाता है। और माउथ कहाँ पाया जाता है? इन बिटवीन कॉलर एंड प्रोबॉसिस। कॉलर और प्रोबॉसिस के बीच में ये प्रोबॉसिस है, ये कॉलर है, इसके बीच में वेंट्रल साइड पर माउथ पाया जाता है। तो प्रोबॉसिस सीलोम एवं कॉलर सीलोम दोनों में अनेक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो कैविटी होती स्पंजी होती है, और कॉलर कैविटी बाहर की ओर एक जोड़ी कॉलर पोर के द्वारा खुलती है। तो ये भाग हुआ प्रोबॉसिस और कॉलर का। तीसरा पार्ट आता है पोस्टीरियर ट्रंक। ये सिलिंड्रिकल पार्ट है और इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, यहाँ पर ये ब्रैंकियल रीजन है। उसके बाद हिपैटिक रीजन, ये हिपैटिक रीजन है। और उसके बाद एब्डोमिनल रीजन, ये लिखा है पोस्ट हिपैटिक रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल रीजन भी कहा जाता है। तो जो ट्रंक वाला जो पोर्शन है, धड़ का जो भाग है, यह पिछला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह पीछे की ओर थोड़ा पतला होता है, चपटा भी हो जाता है, और इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और जैसा कि हमने बताया, इसको 3 भाग में बांटा गया है, जो कि पोस्टीरियर भाग है। इसमें ट्रंक सीलोम पाया जाता है, धड़ में भी सीलोम पाया जाता है, और यह ट्रंक पोर के द्वारा बाहर खुलता है।
ट्रंक सिलोम जो होता है एक जोड़ी होता है। ट्रंक जो है बड़ा लंबा होता है और 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। पहला भाग है ब्रेंकियोजेनाइटल भाग। यहाँ पर हम लेंगे पहला भाग जो है ब्रेंकियल रीजन, ये कहलाता है ब्रेंकियल रीजन, ब्रेंकियल जेनाइटल भाग। इस भाग में कुछ दाएं बाएं गिल पोर्स एवं उभारे दिखाई देती है, जो कि डॉर्सल सरफेस पर डबल रो पोर्स का निर्माण होती है, जिसे कहते हैं ब्रेंकियल एपर्चर्स। ए पेयर ऑफ जेनाइटल रिजेस रन इन द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्रंक। और यहाँ पर जेनाइटल जो रिजेस है वो मिड डॉर्सल जो रिजेस, ये देखिए जेनाइटल रिजेस जो है वो क्या करती है, पूरे एंटायर लेंथ जो ट्रंक है वहाँ पर रन करती है। ब्रेंकियोजेनाइटल भाग में पार्श्व पतले चपटे जेनाइटल पंखों पर जनन ग्रंथियाँ, ठीक है, जेनाइटल ग्रंथियाँ की 2 कतार लगी हुई होती है और जेनाइटल पोर जो है सूक्ष्म एपर्चर होता है, जो केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। इस प्रकार यह भाग कहलाता है ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन। दूसरा भाग आता है हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन, यह भाग जेनाइटल भाग की तुलना में छोटा होता है। इस भाग का रंग हरे कलर का होता है। इसके डॉर्सल टर पर अनेक सैकुलेशन उभार होते हैं। डॉर्सल साइड पर इसमें बहुत सारे उभार पाए जाते हैं, जो हिपैटिक सीका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये वाला हिपैटिक सीका कहलाते हैं, जिनके कारण इस भाग की पहचान होती है। इसलिए इसे कहा जाता है हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन मिडिल का रीजन है, ज़्यादा ब्राइट कलर होता है इसमें, और हिपैटिक सीका इंटेस्टाइन के इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात होता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। इसको पोस्ट हिपैटिक रीजन भी कहते हैं या एब्डोमिनल एरिया भी कहा जाता है। यह पीछे का भाग होता है और सबसे बड़ा रीजन होता है। इट इज़ ए लार्जेस्ट रीजन और इसमें टर्मिनल एनस पाया जाता है। इस भाग में टर्मिनल एनस पाया जाता है और केवल पिछला सिरा कुछ पतला होता है और टर्मिनल एनस यहाँ पर पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर था इसका, 3 पार्ट में डिवाइडेड है इसकी बॉडी। पहला प्रोबॉसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक। ट्रंक जो है 3 भागों में बटा है, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, हिपैटिक रीजन और पोस्ट हिपैटिक रीजन, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल एरिया। अब लेते हैं इसकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ऑफ बेलेनोग्लासेस इज फॉर्म ऑफ 5 लेयर्स। बेलेनोग्लासेस की जो बॉडी वॉल है, देखिए यहाँ पर 5 लेयर दिखाई दे रही है। डायग्राम में थोड़ा आराम से समझेंगे। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड नर्वस लेयर, थर्ड बेसमेंट, फोर्थ मसल्स और 5 पेरिटोनियम। और एपिडर्मिस जो है ये आपको दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है। इट इज़ फॉर्म ऑफ कॉलुमुलर सिलिएटेड सेल। इस कॉलुमुलर सिलिएटेड सेल की बनी होती है। Cilia are present around the body throughout the entire surface.
ये जो सिलिया है पूरे बॉडी में पाया जाता है। और इस एपिडर्मिस में कॉलुमिनर सिलिएटेड सेल और न्यूमरस ग्लैंड सेल्स, सेंसरी सेल्स भी पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं? 3 प्रकार के ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है मलबरी सेल्स, दूसरा होता है रेटिकुलेटेड सेल और तीसरा होता है ग्लोबुलेट सेल्स। ये सेल्स जो है पाए जाते हैं। जो मलबरी सेल्स है वो एमाइलेज सिक्रीट करती है। रेटिकुलेटेड जो सेल्स है ये म्यूकस का स्रावण करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। और जो ग्लोबुलेट सेल्स है वो ग्रैंडुलर मटेरियल बनाती है। सेंसरी सेल्स आर confined to the proboscis and the anterior part of collar। जो सेंसरी सेल्स है वो एंटीरियर पार्ट कॉलर का बनाती है। इसके बाद आती है नर्वस सेल्स या नर्वस लेयर। ये नर्वस लेयर यहाँ पर है जिसमें नर्वस सेल्स पाए जाते हैं। यह एपिडर्मिस के नीचे है। देखिए यहाँ तक पोर्शन जो है एपिडर्मिस है, उसके नीचे ये भाग जो है नर्वस लेयर का पाया जाता है। इसमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ये जो नर्व सेल्स है ये पाए जाते हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक जाल बनाते हैं। इसके नीचे पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा लेयर पाया जाता है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये नर्वस लेयर के नीचे रहती है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मसल्स अरेंज रहती है और इसमें मसल्स जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। मसल लेयर के नीचे सिलोमिक एपिथेलियम पाया जाता है और इस लेयर को सिलोमिक एपिथेलियम लेयर कहा जाता है, जो कि सिलोम को घेर के रखती है, या इसे कहा जाता है पेरिटोनियम, जो सिलोम को चारों तरफ से घेर के रखती है। तभी इसमें ट्रू सिलोम्स पाए जाते हैं। ये था इसका बॉडी वॉल। अब लेते हैं इसमें सिलोम क्या क्या पाए जाते हैं। सिलोम आप समझ गए होंगे, गट वॉल और बॉडी वॉल। मान लीजिए ये गट वॉल है और ये है बॉडी वॉल। ये आउटर कवरिंग बी में लिख रहा हूँ, मतलब गट वॉल, बॉडी वॉल, और ये है गट वॉल। इन दोनों के बीच में ये एक गुहा है, कैविटी है, जो कि ऐसे एक मेम्ब्रेन से गट वॉल भी घिरी है और ऐसे एक मेम्ब्रेन से बॉडी वॉल भी घिरी है, जिसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं या सिलोमिक एपिथेलियम कहते हैं। ये जो बीच का भाग है यही ट्रू सिलोम कहलाती है, यही ट्रू सिलोम कहलाती है। इसको बोलते हैं ट्रू सिलोम। तो बेलोनोग्लॉसस इज ए ट्रू सिलोमेट एनिमल। द सिलोम इज एंटेरोसिलोम एज इज डेवलप फ्रॉम द गट से डेवलप होता है। द सिलोम इज लाइंड विथ सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोमिक एपिथेलियम से घिरा होता है। और 5 प्रकार के इसमें सिलोमिक कैविटी पाए जाते हैं। एक प्रोबॉसिस में पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोबॉसिस सिलोम या प्रोटोसील। ये कहलाता है प्रोबॉसिस सिलोम, प्रोटोसील। एक पेयर या 2 कॉलर में पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है मीजोसील या कॉलर सिलोम। एक जोड़ी ट्रंक में पाया जाता है,
या 2 ट्रंक में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मेटासील या ट्रंक सीलोम। इस प्रकार टोटल 5 सीलोम पाए जाते हैं जो कि ट्रू सीलोम होते हैं। प्रोबॉस्किस के सीलोम को बोलते हैं प्रोटोसील, कॉलर के सीलोम को बोलते हैं मीजोसील, ट्रंक के सीलोम को बोलते हैं मेटासील। तो इस प्रकार ये सीलोम जो है अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाता है जो कि बेलेनोग्लॉसस में पाया जाता है। और ये टोटल कितनी संख्या में पाए जा रहे हैं? 5 की संख्या में पाए जाते हैं। अब लेते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सीधी होती है, आहार नाल बिल्कुल सीधी पाई जाती है, माउथ टू एनस के बीच में बिल्कुल विकसित होती है और एक ट्यूब के समान संरचना बनाती है। इसकी जो एपिडर्मिस सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है जो कि फंडामेंटल बेसिक एरिया के मेम्ब्रेन के लेयर से ढकी रहती है और इसमें मसल्स लेयर कभी कभी एब्सेंट रहती है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जब अपन स्ट्रक्चर लेते हैं तो यह 3 भागों में डिवाइडेड रहती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। ये देखिए फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट में माउथ पाया जाता है, माउथ यहाँ पर पाया जा रहा है। बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस ये भी पाए जाते हैं। बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस ये एरिया भी फोरगट में पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड बिटवीन द प्रोबॉस्किस एंड द कॉलर। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में ही बताया था कि वेंट्रल साइड पर ये इसका प्रोबॉस्किस है कोनिकल शेप और यहाँ पर इसका कॉलर पाया जाता है। तो उनके पास में ये माउथ पाया जाता है वेंट्रल सरफेस पर। द बकल कैविटी कनेक्ट्स द माउथ विद द फेरिंग्स। बकल कैविटी क्या कर रहा है? बकल कैविटी, ये जो बकल कैविटी है माउथ को फेरिंग से जोड़ता है। माउथ को फेरिंग से जोड़ने का काम बकल कैविटी करता है। द फेरिंग्स इज कॉल्ड द ब्रैंकियल बास्केट बिकॉज इट कंटेन द गिल स्लिट्स। फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं? ब्रैंकियल बास्केट, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? गिल स्लिट्स पाया जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो गिल स्लिट्स फेरिंग्स में पाया जाता है। फेरिंग्स जो है यह ब्रैंकियल भाग में पाया जाता है जिसमें 2 चेम्बर होता है, रेस्पिरेटरी चेम्बर और न्यूट्रिटिव चेम्बर। एक से रेस्पिरेशन होता है और दूसरे से न्यूट्रिशन होता है। ये देखिए ये न्यूट्रिशन का चेम्बर है और दूसरा रेस्पिरेशन का चेम्बर है। यह एरिया कहलाता है फेरिंग्स क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन भी हो रहा है और वेंट्रल साइड पर न्यूट्रिशन भी हो रहा है। तो ये जो रेस्पिरेशन जो चेम्बर है वो कहाँ पाया जाता है? डॉर्सल सतह पर। और ये जो भाग है ये कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल सतह पर। तो 2 भाग है फेरिंग्स के। द फेरिंग्स हैज 2 चेम्बर, द डॉर्सल रेस्पिरेटरी चेम्बर and ventral is nutritive chamber. These 2 chambers are marked by a pair of longitudinal construction lying along each lateral side. These lateral construction project into the lumen of pharynx
एज रीजेस कॉल्ड पैराब्रेंकियल रीजेस। यहाँ पर पैराफेरिंजियल रीजेस भी दिखाई देता है, जो कि फेरिंग्स का ही पार्ट होता है, फेरिंग्स में ही ये पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, फेरिंग्स की भित्ति में पार्श्व में एक संकीर्ण उभार के रूप में उभरी रहती है, जिसे पैराब्रेंकियल रिजेस कहते हैं। इसमें कॉलुमिनर सेल्स होती हैं। यह फेरिंग्स को ऊपर ब्रेंकियल भाग व नीचे डाइजेस्टिव भाग, जिसको हम न्यूट्रिटिव भाग कर रहे हैं, बीच में बांटती है। ये जो है पैराब्रेंकियल रिच है, ये दो भागों में फेरिंग्स को बांट देती है, ऊपर और नीचे, डॉर्सल और वेंट्रल। फेरिंग्स जो है पीछे ईसोफेगस में खुलती है। फेरिंग्स कहाँ खुलती है? ईसोफेगस में। और डॉर्सल सतह पर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और लेटरल साइड पर फेरिंग्स जो है गिल स्लिट्स के, द गिल स्लिट्स आर यू शेप्ड। और जितने गिल स्लिट्स हैं, ये जो गिल स्लिट्स हैं यू शेप में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ गिल स्लिट इंक्रीज विद द ग्रोथ। जैसे जैसे बेलेनोग्लासस का शरीर वृद्धि करता है, उसका जो गिल स्लिट्स है उसमें विकास होता है, ग्रोथ होता है। द वेंट्रल चैम्बर ओपन इनटू द ईसोफेगस। और ईसोफेगस जो है ओपन होता है कहाँ? इंटेस्टाइन और मिड गट में। अब अपन काहे के स्ट्रक्चर लेंगे मिड गट का। ईसोफेगस जो है पीछे की ओर कहाँ खुल रहा है? मिड गट में। और मिड गट जो है सिंपल स्ट्रेट ट्यूब होती है, बिल्कुल सीधी ट्यूब होती है। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द मिड गट देयर आर न्यूमरस प्रोजेक्शन, दीज आर नोन एज लीवर और हेपेटिक सीका। जो डॉर्सल सरफेस होता है मिड गट का, ये एनिमल का डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। तो डॉर्सल सरफेस पर क्या पाया जा रहा है? हिपैटिक सीका पाया जा रहे हैं। दीज आर ब्राइटली कलर्ड, तेज कलर वाले होते हैं। मिडगट ओपन इनटू द हाइंड गट। मिडगट कहाँ खुल रहा है? हाइंड गट में ओपन होता है। और हाइंड गट जो है डिवाइडेड होता है दो रीजन में। एंटीरियर रीजन हैज़ मेनली स्मॉल प्रोसेस पोर्स नोन एज गैस्ट्रोक्यूटेनियस पोर्स। गैस्ट्रोक्यूटेनियस पोर्स ये हाइंड गट का पार्ट है, जो कि इसका एंटीरियर रीजन होता है। और जो पिछला पोर्शन होता है वो बाहर की ओर खुलता है और एक सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं एनस। तो जो हाइंड गट का जो भाग है वो दो भागों में डिवाइडेड रहता है। गैस्ट्रोक्यूटेनियस पोर्स के रूप में बाहर की ओर खुलता है, और दूसरा हो जाता है पोस्टीरियर रीजन, जो बाहर की ओर खुलता है, वो कहलाता है एनस। इस प्रकार इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। फूड फीडिंग और डाइजेशन की क्या प्रक्रिया होती है, ये भी हमको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेलेनोग्रासस जो है सिलियरी फीडर होता है। सिलियरी फीडर मतलब ये क्या करता है? फूड को सिलिया के द्वारा मूवमेंट करा के अपने माउथ के अंदर लेता है। कौन सा भोजन लेता है ये? यह रेत में मिले सूक्ष्म जीवों एवं कार्बनिक पदार्थ को रेत के साथ भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके भोजन के साथ काफ़ी मात्रा में सॉइल भी आता है। प्रोबोसिस के सीलिया तथा गिल छिद्रों का अस्तर बनाने वाले सीलिया
एक जलधारा को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर जो प्रोबॉस्किस का जो सीलिया है ये ऐसे एक रोटरी मूवमेंट करके वाटर करंट उत्पन्न करते हैं। और ये जो वाटर करंट है मकल कैविटी, फेरिंग्स, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ब्रैंकियल सैक से होकर जाती है। इस वाटर करंट में रेस्पिरेशन और फूड करंट कहते हैं। ये जो वाटर करंट अंदर जा रही है इसको हम रेस्पिरेटरी करंट या फूड करंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और पानी में आई हुई ऑक्सीजन को यह खींच लेते हैं, जिससे उनका रेस्पिरेशन होता है और फूड भी आता है साथ में। जो वाटर करंट के साथ भोजन के कुछ कण सीधे माउथ में प्रवेश करते हैं, साथ ही कुछ कण प्रोबोसिस के म्यूकस के में फंस जाते हैं। प्रोबोसिस की एपिथेलियम की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा म्यूकस सिक्रीट होता है। तो कुछ यहाँ से वाटर करंट से अंदर आते हैं और माउथ में चले जाते हैं, और ये जो कुछ प्रोबोसिस है उसके म्यूकस में यह चिपक जाते हैं। प्रोबोसिस को सीलिया भोजन कणों से युक्त इस म्यूकस कार्ड को प्रोबोसिस जो है प्री ओलर सीलिएटेड अंग के द्वारा निकालता है। यहाँ से यह म्यूकस कार्ड प्रोबोसिस सीलिया और माउथ में प्रवेश करती है और मेन वाटर करंट की जो क्रिया होती है माउथ के पीछे से गुजरती है तथा प्री ओरल सीलिएटेड ऑर्गन माउथ में प्रवेश करने वाले भोजन के कणों को एवं जल का परीक्षण करते हैं। पीछे की ओर जो प्री ओरल सीलिएटेड बैंड पाया जाता है वह जो भाग है वो क्या करता है, पीछे की ओर जैसे ही यहाँ माउथ पे पहुँचते हैं तो ये पहचान करते हैं किसका, फूड पार्टिकल का और वाटर करंट का। फूड एवं वाटर के परीक्षण के पश्चात बिना काम के पदार्थ कोलेट्रेट के नीचे भाग के द्वारा अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सिलेक्शन करता है फूड का, और जो बेलोनोग्लासस स्लो फीडर होता है बहुत ही धीरे धीरे ये अपना भोजन लेता है, जिसके कारण ये भोजन को छांट कर जो काम का है उसे अंदर लेता है और बाकी को अंदर नहीं लेने देता। तो जो बिना कण काम का भोजन होता है वो माउथ में न जाकर कॉलर के ऊपर पीछे से निकाल दिया जाता है। कॉलर के भाग से पीछे से ये उसको बाहर की ओर निकाल देता है। इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें पाए जाने वाले सीलिया तेज़ी से गति करते हैं और पीछे की ओर उसको भोजन को ढकेल देते हैं। इंटेस्टाइन की वॉल में जो सीलिया पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के वॉल में सीलिया पाए जाते हैं और फूड पार्टिकल को पीछे की ओर ढकेल देते हैं। और फेरिंग्स में जो पाचक मार्ग से होकर गुजरता है, फेरिंग्स से लेकर भोजन निचले जो डाइजेस्टिव एरिया है वहाँ से भोजन आगे निकलता है। फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन की जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन से फूड पार्टिकल जो है पाचन डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी तरीके से उस भोजन को पचा देती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो भोजन कास्टिंग के रूप में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा और साथ में इसका फीडिंग मैकेनिज़्म भी देखा।
दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पर बेलेनोग्लॉसस का जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो डाइजेस्टेड एंड द सैंड, सैंड में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, सैंड को भी ये खाता है और रेत को भी ये अपना भोजन बनाता है, मड को भी भोजन बनाता है। तो ये कॉइल्ड कास्टिंग के रूप में, जिसको कि भोजन कास्टिंग के रूप में, जिसका हमने देखा यू शेप इसका बिल है, तो यहाँ से भोजन लेता है और यहाँ पर वो ऐसा कास्टिंग बनाता है, तो इसको भोजन कास्टिंग कहा जाता है। तो ये कहलाता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बेलेनोग्लॉसस के क्लासिफिकेशन, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल के साथ में सिलोम, सिलोम के साथ में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी की। और एक और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि बुक से, और आप इस पुस्तक के माध्यम से बेलेनोग्लॉसस के एंटीरियर VLS का डायग्राम ज़रूर देखेंगे और उसको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी वेल लेवल डायग्राम पूछा जाता है। VLS एंटीरियर रीजन टू शो द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बेलेनोग्लॉसस। तो आज हमने बेलेनोग्लॉसस की स्टडी की। थैंक यू वेरी मच।